पहला एमसीक्यू, पंप ट्रांसफर्स इनपुट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन इंजन इनटू। तो वो कह रहा है कि पंप को जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में मिलती है, हमारे पास यहाँ पे पंप है, देखते हैं। तो ये कहता है कि आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, मतलब कि वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल एनर्जी है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा ये पंप अप करके काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों को बढ़ा देता है, प्रेशर एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों को बढ़ाता है। तो हमारे पास देखिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी। तो यहाँ पे तीनों, मतलब ये सी वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें होती है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी भी बढ़ती है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है क्या? अरे मैं ना जब यार पढ़ता था या 10th में था ना, तो 10th में मेरे पास क्या था, मुझे किसी ने बताया कि ये 1 टन का हमने एसी लिया है। तो मुझे लगा कि यार इसका तो कहीं भार तो नहीं 1 टन है, कि काफी भारा लग रहा है मुझे, ये हैवी है काफी, तो ये कहीं 1 टन का तो नहीं है। तो बाद में चला नहीं यार 1 टन तो बहुत ज्यादा होता है, इसका इतना हैवी होगा, 1 टन तो उठाया भी नहीं जाएगा। तो होता क्या 1 टन, मुझे ये नहीं पता था। तो यहाँ इंजीनियरिंग में हमें चीजें पता चलती हैं। वो ये कहता है कि अगर मेरे पास एक आइस पड़ी है 1 टन की, 1 टन आइस पड़ी है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उसे रखें तो 24 घंटे में वो कितनी यहां से हीट उठा लेगी। हीट उठाने का मतलब ये हीट यहां से कमरे में से लेती रहेगी हीट, और खुद क्या बनती जाएगी, पानी बनते जाएगी। तो ये जो हीट ये एब्जॉर्ब कर रही है, जो हीट, जितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसको हम कहते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। उससे हमने पता है, पहले तो होता नहीं था ना फ्रिज वगैरह, पहले तो बर्फ ही थी, तो बर्फ से ही हम कूलिंग इफेक्ट देखते थे। 1 टन, हाँ जी, कितनी देर चलाना है मुझे, 1 टन चाहिए या 2 टन चाहिए। तो मुझे जितनी हीट उठानी होती थी, उठाने का मतलब मैंने हीट उठाने का मतलब यहाँ से उठा ली रूम से हीट, तो वो टेम्परेचर डाउन हो जाता उसका। तो मेरे पास, तो हमारे पास एसी इसी तरह से, फिर 1 टन का जो एसी होगा तो वो कितनी हीट उठा लेगा, ठीक है। तो उसका एफपीएस जो फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम है, जो हमारे पास एफपीएस सिस्टम है, यूनिट्स है, उसमें है 12,000 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। ये इसकी हमारे पास यूनिट होती है 12,000। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ये। लेकिन कई बार ये इसमें एफपीएस में नहीं पूछता, एसआई में पूछता है, एमकेएस में पूछता है। तो वहां पे हमारे पास ये जो इसकी यूनिट्स बन जाती हैं, वो यूनिट बन जाती है, याद रख लो हमेशा के लिए, 3.5 किलो जाउल पर सेकेंड, ये हमारे पास बन जाती है। और अगर जाउल पर सेकंड को देखें तो जाउल पर सेकंड क्या होता है, देखिए पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क क्या है हमारे पास जाउल में, टाइम क्या है सेकंड में, तो इसको जाउल पर सेकंड क्या आ जाता है, वाट, है ना। तो हमारे पास इसको वाट भी लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.5 किलो वाट। कई बार हमारे पास ना 3.5 दे रहा होता, देखिए यूनिट्स के साथ भी खेलना सीखो थोड़ा सा ना। कई बार ये ऑप्शन में देता वाट में, तो हमने ये याद कर रखा होता है, हम कहते नहीं जी ये तो था ही नहीं। तो ये चीजें आप बेसिक चीजें हैं, प्लीज इसको बेसिक्स को ज्यादा जल्दी सीखोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास ये किलोवाट आंसर बन जाता है। लेकिन अगर ये भी ऑप्शन नहीं है, वो एक और ऑप्शन क्या देता है, अगर मान लो कि मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों करना है, ताकि पर मिनट मिल सके मुझे 1 मिनट में। अभी देखो 1 सेकंड में इतनी हीट उठा रहा है, पर मिनट पूछ ले वो फिर, तो ये 60 से मल्टीप्लाई करने पे 210 किलो जाउल पर मिनट इसकी वैल्यू बन जाएगी। ये भी ऑप्शन में होता है, कई बार 210 आ सकता है, 3.5 आ सकता है, 12,000 आ सकता है, कोई भी आए, हमने आंसर सही ही करना है, हमने कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिमेंट। तो हमारे पास देखिए पावर ट्रांसमिट कौन करते हैं, नट और बोल्ट तो करते नहीं है, ठीक है, पावर ट्रांसमिट नहीं करते हैं वो, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो एक्सेल भी नहीं करता है ना, एक्सेल होगा। तो ये स्प्रॉकेट्स एंड चेन ये पावर ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मशीन एलिमेंट सच एज बेरिंग,
तो बेरिंग क्या है, हमारे पास शाफ्ट है, उसके साथ हम बेरिंग लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि रोटेशन में मदद करता है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाती है इस शाफ्ट को। तो एक तरह से ये क्या बन गया, ये एक स्पोर्टिंग एलिमेंट बन गया, स्पोर्टिंग टाइप एलिमेंट बन गया। पावर तो ट्रांसमिट नहीं कर रहा ना, ये होल्डिंग टाइप भी नहीं है, तो मेरे पास स्पोर्टिंग टाइप एलिमेंट है। मशीन ये है, बेरिंग क्या है, स्पोर्टिंग टाइप एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शाफ्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। तो पावर सोर्स क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास इंजन है, मोटर है, बड़ी मोटर है, उसके साथ मैंने एक शाफ्ट जोड़ दी, ठीक है, और गियरिंग के मदद से मैं आगे भी शाफ्ट दे देता हूँ। एक मेन शाफ्ट ये बन गई, उसके बाद यहाँ भी शाफ्ट दे दी, उसके साथ एक छोटी मशीन चला ली मैंने, यहाँ पे छोटी मशीन चला ली। तो ये जो शाफ्ट होती है जो कि पावर सोर्स के साथ जुड़े, उसकी हम लाइन शाफ्ट बोलते हैं, लाइन शाफ्ट। और ये जो शाफ्ट होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं काउंटर शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट। और इसके अंदर, मशीन के अंदर जो भी हमारे पास कोई भी शाफ्ट है किसी भी तरह की, उसको हम कह देते हैं मशीन शाफ्ट। तो 3 तरह की हमने पढ़ी है। तो जो पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड है वो कौन सी है, लाइन शाफ्ट। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन शाफ्ट। तो मशीन शाफ्ट कौन सी कहता है, मशीन शाफ्ट जो मशीन के अंदर या मोटर में हम चला रहे हैं, कोई चीज है मशीन के अंदर है, शाफ्ट है। तो हमारे पास देखिए लाइन शाफ्ट हमने देख ली थी, काउंटर देख ली, तो ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट हमारे पास कौन सी है, मशीन शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि मैं ना हर किसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कई 0 लेवल पे स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक है, कईयों को बेसिक लेवल समझना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि ये बच्चों जैसा समझा रहा हूँ, कईयों को 90% तक पढ़ चुके हैं, थोड़ी रिवीजन कर रहे हैं, तो प्लीज आप स्किप कर सकते हैं, बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये आगे कनेक्टिंग रोड होती है और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट होती है जो कि इसको मूव करती है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है, ये एक तरह से मशीन का हमारे पास हिस्सा है, हमारे पास इंजन का हिस्सा है, तो हम इसके क्रैंक शाफ्ट को मशीन शाफ्ट कहेंगे। और मानोगे यार, क्रैंक शाफ्ट जो है ना, वो हम बचपन से ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम यूज नहीं कर रहे। ट्राई साइकिल होती है ना छोटी बच्चों की, ट्राई साइकिल, उसमें जो हमारे पास पैडल होता है, वो भी एक तरह से क्या है, वो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है। और जो साइकिल बड़े होते हैं वहां पे भी हमारे पास क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है, जो क्या पैडल है, तो वो भी क्रैंक शाफ्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये कहता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक्सेल आर यूज टू ट्रांसमिट पावर, तो एक्सेल तो पावर ट्रांसमिट नहीं करते है ना, तो नहीं है। शाफ्ट एंड एक्सेल आर रोटेटिंग एलिमेंट, देखिए जो शाफ्ट तो है रोटेटिंग एलिमेंट, एक्सेल तो नहीं है, तो ये भी नहीं है हमारे पास, सही नहीं है। तो शाफ्ट ट्रांसमिट पावर वाइल एक्सेल डू नॉट ट्रांसमिट पावर, ठीक है, ये सही चीज है कि शाफ्ट तो पावर ट्रांसमिट करते हैं लेकिन एक्सेल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, व्हाई इज एन आइडलर गियर यूज्ड इन गियर ट्रेन। तो आइडलर गियर कौन सा होता है, देखिए हमारे पास मान लो कि यहाँ पे गियर है एक, यहाँ पे गियर है, अब इसकी रोटेशन देखिए, मैं मान लीजिए कि क्लॉकवाइज कर देता हूं, इसके साथ मैं एक और गियर लगाता हूं, अब इसकी जो रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास ये क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मुझे जो आगे मोशन चाहिए, मैं चाहता हूं को जो शाफ्ट घुमाना चाहता हूं वो क्लॉकवाइज ही घूमे। मेरे पास यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे मैं मान लो कि मोटर लगा दी मैंने जो घूम रही थी, और मेरी मशीन जो है यहाँ पे है। अब मशीन का भी मैं चाहता हूं कि ये क्लॉकवाइज ही घूमे, तो मैं जानबूझ के ये गियर है ना, ये एक्स्ट्रा लगा दो बीच में, और यहां पे एक गियर लगा दो जो कि मशीन को चला रहा है। अब देखिए, ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये फिर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, क्लॉकवाइज। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मोशन ये मशीन को दे चाहिए था ना कि जो रिक्वायर्ड रोटेशन चाहिए थी वो दे रहा है। तो एक तरह से ये देखिए, ये हमारे पास ये वाला बी ऑप्शन, तो ये सही है, टू हैव रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो ये हम कर सकते हैं, हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैकेनिज्म
and shapes of mechanical element for a machine to get the desired output for a given input is called as। तो ये कह रहा है कि जो मैं प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है जो कि, जो मान लो कि मेरे पास मैकेनिकल एलिमेंट मशीन है, उसमें मैकेनिज्म तैयार करना है, उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कि मैकेनिज्म जो भी उसकी शेप है, जो मशीन एलिमेंट है उसकी शेप है, उसकी मैकेनिज्म तैयार, उसको वर्ड क्या कहेंगे? तो उसके लिए वर्ड जो है आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, वो है सिंथेसिस। ये वर्ड है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस इज द राइट वर्ड। तो हमारे पास ये सी ऑप्शन सही होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच डिजाइन कंसिडरेशन डील्स विद अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट मैंने अपीयर कैसा होगा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। लुक, किस तरह की उसकी लुक होगी, अपीयरेंस कैसे होगी, यहां से गोल होगा या नहीं होगा, यहां से चौरस होगा, क्यों होगा ना। तो ये इसकी शेप बना रहा हूं मैं, मान लो किसी चीज की, तो ये जो उसकी अपीयरेंस कैसी दिखेगी, अपीयर कैसे करेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है ना, जो अच्छा दिखेगा वही बिकेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल वर्ड है, क्या है? एस्थेटिक्स। तो हमारे पास एस्थेटिक्स जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्डनेस ऑफ मटेरियल एनेबल्स इट टू रेजिस्ट। तो क्या करता है कि मान लीजिए कि हार्डनेस क्या है? हार्डनेस है कि यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट है और उसको ऊपर खरोच रहा हूं किसी चीज को, देखो इसे ऊपर लगा रहा हूं इसको, है ना। तो मैं ऊपर खरोच मारता हूं, ये मटेरियल कितना रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, कितना रेजिस्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? हार्डनेस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है तो इसी तरह से होती है कि हार्डनेस क्या है? अब्रेजन, पेनिट्रेशन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इन सबको ये रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्डनेस। तो हमारे पास ये ऑल ऑफ द अबव, अब्रेजन भी है, पेनिट्रेशन भी है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी है। तो चौथा जो हमारे पास आंसर है जो वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The component deforming progressively under load at high temperature is called। देखिए कोई मेरे पास प्रोडक्ट है और वो हाई टेम्परेचर पे है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है हमारे पास और वो हाई टेम्परेचर पे पड़ा है और लोड है उसके ऊपर एक, ठीक है, उसके ऊपर लोड कॉन्स्टेंटली अप्लाई हो रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर लोड भी है, लगातार उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, और धीरे धीरे उसकी क्या हो रहा है? कंपोनेंट धीरे धीरे वो खराब हो रहा है, ठीक है, डिफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, इनको ना आराम से पढ़ा करो, ठीक है। हमारी वही प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश ही हमें मराती है, नहीं तो हम तो क्या से क्या कर जाए, है ना। तो प्रोग्रेसिवली, तो ये प्रोग्रेसिवली क्या है? धीरे धीरे, है ना, डिफॉर्म होना। इंग्लिश को अगर आप समझोगे बड़े आसानी से समझ आएगी। फॉर्म, उसकी शेप, डी मतलब उल्टा, उसकी शेप खराब करना, उसका साइज खराब करना। अंडर लोड एट हाई टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं क्रीप। तो क्रीप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेरस अलॉयज कैन बी कास्टेड इनटू इंट्रिकेट शेप्स। अब फिर आ गया ना वर्ड इंट्रिकेट। तो मैं, मेरे भाई साहब, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा, एक कॉपी लीजिए, ठीक है, 2 हिस्से हैं इसके, रोज के लिए ये काम कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहां लगाओ, उसमें जो वर्ड्स आपको नहीं पता, जो पता है तो अच्छी बात है ना, जो नहीं पता उसको अंडरलाइन करो और यहां पे उसको रोज लिखो। रोज के 10 अक्षर भी अगर आप करोगे तो एक महीने के 300 अक्षर आपको याद हो जाएंगे। और आज हमारा देश ऐसा है, हम सब ऐसे देशों से बिलोंग करते हैं कि जहां पे इंग्लिश ही मैटर करती है। तो आप प्लीज ये काम जरूर कर लीजिए। डेली के 10 अक्षर आपको मिलते जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ आती जाएगी। तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फेरस अलॉय कौन सा जो आराम से किसी भी अलग से अलग शेप में बनाया जा सकता है। तो आप हमेशा के लिए याद रखिए, इसका नाम ही ऐसा कास्ट, इसको कास्ट करना आसान है ना। तो कास्ट आयरन हमारे पास ऐसा होता है कि किसी भी इंट्रिकेट शेप, जो मुश्किल शेप है, उसको भी बनाया जा सकता है इससे। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर अलॉय। तो कॉपर अलॉय जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है इनमें से। तो ये बड़ी दिक्कत है, नॉट, है ना, ये पढ़ लिया करो। जल्दी जल्दी में हमें होता कि हमने क्वेश्चन करना, जल्दी जल्दी कर देते हैं। हम कहते हैं अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर अलॉय, हाई इलेक्ट्रिक, हाँ हाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये कर देते हैं। लेकिन भाई आराम से,
मेरे साथ तो एक दो बार हुआ है ऐसा, आपके साथ ना हो तो प्लीज इसको पढ़ा करो, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास देखिए नॉट है ना, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये देखो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, तो हाई स्ट्रेंथ, देखिए हाई स्ट्रेंथ नहीं होता, कॉपर अलॉय हाई स्ट्रेंथ नहीं होता, इसलिए ये सही ऑप्शन है हमारे पास। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आगे से भी क्वेश्चन कभी करना तो। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स रिक्वायर्ड इन अ काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक पेयर जब बनाना है, ठीक है, आपको पता होगा काइनेमेटिक चेन जो बनती है, तो मैं करता हूं इस तरह से काइनेमेटिक चेन बनती है। तो यहाँ पे दो जब लिंक मिलते हैं तो एक पेयर बन जाता है, ठीक है। तो चार मिनिमम, आप याद रख लो कि चार मिनिमम पेयर काइनेमेटिक पेयर होंगे, ठीक है, उसको मिलके ही आगे मैकेनिज्म तैयार होता है। काइनेमेटिक चेन जो बनेगी, देखिए चेन बनाना इज नॉट अ थिंग की चेन बनानी है, चेन बन जाएगी, तीन की भी चेन बन जाती है, चेन बन जाएगी। चेन नहीं बनानी, काइनेमेटिक चेन बनानी जो पावर ट्रांसमिट करे, ठीक है। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, लिंक प्लीज देख लो, बड़ा अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है पूरा इसके बारे में, तो वहां से भी आप समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर है 4 काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर 4 चाहिए हमें। और इसी तरह से यार मुझे सपोर्ट करते रहो, शेयर करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, ठीक है। शेयर करना होंगे तो इससे ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और ज्यादा आपको वीडियोस बनाता जाऊंगा, और हमारा टारगेट पूरा करेंगे हम एक दिन, ठीक है। जबरदस्त मन में इच्छा लेके रखो, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेनी, मैं जितना आपको टाइम दे सकता हूँ उतना दूंगा। बस एक काम करते हैं, लाइक जरूर बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।